Hello everyone, my name is Shivangi Singh and welcome back to my YouTube channel that is Aim with Shivangi। और आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए क्लास 10th का पहला टॉपिक जो कि है द लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, क्लास 10th का सबसे बड़ा चैप्टर। अरे मैम ये तो देख के ही हमें डर लगता है, कैसे याद होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, हम किस लिए बैठे हुए हैं आपको इजीएस्ट वे में याद कराने के लिए। पर उसके लिए आपको आराम से चिल करके, पहले तो प्रेशर नहीं लेना है दिमाग पे। प्रेशर लिया और जैसे ही आपने सोचा वैसे ही वो आपको परेशान करने लगेगा। स्टार्ट करते हैं। मैम लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, क्या होता है वो बाद में जानना, पहले समझो कहाँ होता है। ये होता है उन ऑर्गेनिजम्स में जो लिविंग है। लिविंग ओके मैम, वही ना जो मूवमेंट कर सकते हैं। हाँ वही जो मूवमेंट कर सकते हैं। पर मैम प्रॉब्लम है, ये जो मूवमेंट है ये तो हमारी कार्स, मोटरसाइकिल, व्हीकल जितने भी हैं सब तो मूवमेंट कर रहे हैं। क्या सारे व्हीकल्स लिविंग है? नहीं, लिविंग नहीं। ये सारे मूवमेंट तो कर रहे हैं पर ये रेस्पायरेशन नहीं कर रहे हैं। रेस्पायरेशन हाँ मैम वो प्लांट्स करते हैं रेस्पायरेशन, पर मैम प्रॉब्लम है प्लांट्स तो नहीं करते मूवमेंट, फिर कैसे होगा वो लिविंग? अरे करते हैं भैया, वो करते हैं ग्रोथ, है ना। प्लांट्स ग्रो करते हैं और वो करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। ये क्या है? ये एक टाइप का मूवमेंट ही है। इसी से समझ में आता है कि प्लांट्स में प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। और अच्छे से समझने के लिए इस चैप्टर में हम एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोसेस हो रही है उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और सस्टेन करने के लिए यही होती है लाइफ प्रोसेसेस। इजी है ना? कोई बात नहीं, ये सबसे इजी चैप्टर होने वाला है, क्योंकि देखो चैप्टर कोई भी टफ नहीं होता, ये टफ और इजी आप डिसाइड करते हो। कोई चैप्टर बहुत टफ भी होगा पर आपको समझ में आ गया तो वो इजी है। कोई चैप्टर बहुत इजी होगा पर आपको समझ नहीं आया तो वो सबसे टफ हो जाता है। इट्स दैट सिंपल। तो हम लोग सीखने वाले हैं द लाइफ प्रोसेसेस। ये तो बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि पता है आप इससे रिलेट कर पाओगे कितनी सारी चीजें आपने देखी हैं पर आप समझ नहीं पाते हो। जैसे कि आज आपको समझ में नहीं आ रहा लिविंग और नॉन लिविंग, कोई बात नहीं, हम है ना, हम आपको समझाएंगे द लाइफ प्रोसेसेस किसमें होते हैं और क्या होते हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन हटाओ, पहले समझो क्या हुआ। लाइफ प्रोसेस, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोसेस होते हैं उन्हीं को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। और क्यों जरूरी है लाइफ को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए? अरे मैम 2 बार बोल चुकी पर हमें समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, सोचो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसने बर्थ ले लिया यानी उसने लाइफ ले ली। अब उसको मेंटेन करना भी तो जरूरी है, और उसको मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है? उसको खाना देना, उसको सांस लेना। अगर वो सांस लेना बंद कर देगा तो वो मेंटेन कर पाएगा? क्या वो खाना बंद कर देगा तो क्या वो लाइफ सस्टेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यही सारे प्रोसेसेस आते हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस में। ये सारे प्रोसेस इसलिए जरूरी हैं ताकि लाइफ को आगे बढ़ाया जा सके, लाइफ को मेंटेन किया जा सके। जिंदा रहना बड़ी चीज नहीं है, पर उसको मेंटेन और सस्टेन करना बड़ी चीज है। इस चैप्टर में हम वही सीखने वाले हैं। सबसे पहले 2 वर्ड याद रखो, सस्टेन और मेंटेन। देखो हमें ना लंबी डेफिनेशन नहीं याद करनी, हमें कुछ चीजें याद रखनी है। लाइफ प्रोसेस तो समझ में आ गया, वो प्रोसेस जो जरूरी है लाइफ के लिए, तो खुद ही लिखो बेसिक प्रोसेस। ठीक है, खुद ही डेफिनेशन लिखो। प्रोसेस इंपॉर्टेंट किसके लिए? 2 वर्ड याद रखना था। क्या? टू मेंटेन एंड सस्टेन व्हाट? लाइफ। है ना इजी? बेसिक प्रोसेस वो प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, किसके लिए? मेंटेन करने के लिए और सस्टेन करने के लिए लाइफ को। अपनी डेफिनेशन खुद बनाओ। इस वाले में आप सिर्फ ये याद रखो, क्या करने के लिए? मेंटेन और सस्टेन। ठीक है, ये 2 वर्ड्स अगर आपको याद है तो ये डेफिनेशन आप आराम से कॉपी में जाकर के बोर्ड एग्जाम्स में लिख सकते हो। आगे आ जाते हैं।
लाइफ प्रोसेसेस तो ठीक है, मेंटेन और सस्टेन करने के लिए जरूरी हैं, पर मैम ये लाइफ प्रोसेसेस हैं कौन कौन से प्रोसेस है जो हमें इसमें पढ़ना है? ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, है ना? तो उससे क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। फिर क्या होता है? फिर हमें चाहिए, नहीं, खाना खाते हैं और फिर उससे एनर्जी लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। खाना खाया, न्यूट्रिशन लिया, एनर्जी कहां से ली? रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन से एनर्जी लेने के बाद हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया जगह जगह पे, ट्रांसपोर्टेशन। और फिर फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीशन। क्या क्या पढ़ना है हमें? पहले न्यूट्रिशन, खाना खाना और उसको यूटिलाइज करना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ताकि हम ग्रोथ कर सकें। फिर रेस्पायरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, इसमें हमें खाना भेजना भी तो पड़ेगा, एनर्जी जगह जगह पे। फिर आता है लास्ट, एक्सक्रीशन। समझ में आया? आई होप आपको चारों याद हो गया होगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे व्हाट इज दिस न्यूट्रिशन। समझ में आया? आपको इतना तो मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। भैया देखो, वीडियो देखने अगर आप आ रहे हो तो प्लीज याद करके जाने की कोशिश करो, और हम आपको मैक्सिमम याद करवाने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, वो है मेंटेन और सस्टेन। बाकी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। न्यूट्रिशन, खाना खाना, फिर उसके बाद हमारा रेस्पायरेशन, सांस लेना, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, फिर लास्ट में क्या है हमारा? एक्सक्रीशन। ऑब्वियसली खाना खाया तो सॉलिड वेस्ट भी तो निकलेगा बॉडी का, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब आ जाते हैं न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन बेसिकली आप जो खाना खा रहे हो और उसको यूटिलाइज कर रहे हो ताकि आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सको और ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करे वो एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले टू ईट फूड एंड यूटिलाइज the food to make energy and help किसमें? in growth and development। समझ में आया? ये एनर्जी क्या होगी? आप ये जो एनर्जी आपने बनाई है किसमें हेल्प करेगी? ग्रोथ और डेवलपमेंट में। साथ में ये एनर्जी आपको मस्कुलर काम करने में या फिर बोलने में, है ना, इस सब में कौन सी एनर्जी कम करी? मैम आप इतना तेज बोल पा रही हो क्योंकि आप खाना खा के आई हो, इसीलिए। एग्जैक्टली वहीं से आया ये फॉर्म, न्यूट्रिशन। खाना खाना और यूटिलाइज करना उसको, ताकि आप अपना नॉर्मल डेली रूटीन फंक्शंस कर सको। आगे बढ़ जाते हैं। ओके, वेट। न्यूट्रिशन तो सीख लिया आपने, पर मैम जो हम खाना खाते हैं वो किस किस फॉर्म में खाते हैं? मैम छोले भटूरे? नहीं भैया, छोले भटूरे नहीं, फॉर्म अलग होता है। ये तो टाइप्स ऑफ खाना है लेकिन फॉर्म अलग होता है। हम खाते हैं कौन कौन से फॉर्म में खाना? कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं हम, फैट्स खाते हैं हम, प्रोटीन्स खाते हैं हम, विटामिन एंड मिनरल्स खाते हैं हम। समझ में आया? फैट नहीं, वो पिज्जा बर्गर नहीं खाते हम। क्या क्या खाते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। अगर हम साइंस की भाषा में देखें तो हम पिज्जा बर्गर नहीं बोलने वाले, हम बोलेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, हम फैट्स खा रहे हैं, हम विटामिन एंड मिनरल्स खा रहे हैं, विटामिन एंड मिनरल्स खा रहे हैं। और हम क्या खा रहे हैं? एंड हम खा रहे हैं प्रोटीन्स। ओके, समझ में आया मैम? यानी कि ये हमारे खाने का ही नाम है पर साइंस की भाषा में। राइट, साइंस की भाषा में हम क्या क्या खा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, जितना भी गेहूं चावल आप खा रहे हो उनसे क्या मिलता है आपको? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग फैट्स पे। जितना ये पिज्जा बर्गर है ना, फ्राइज वगैरह ऑयली चीजें आप खा रहे हो, इनको हम यहां से क्या मिलता है? हमें फैट, घी से हमें फैट मिलता है। फिर
प्रोटीन्स कहाँ से मिलते हैं हमें? प्रोटीन्स मिलते हैं हमें एग से, वहां से फिश से, फिर हमें मिलता है मिल्क से, यहाँ सबसे हमें मिलते हैं प्रोटीन्स। फिर आ जाते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। कहाँ से मिलते हैं? जितनी भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स आप खाते हो, यहाँ से आपको मिलते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप का होता है, ठीक है। ये क्या था? न्यूट्रिशन और किस किस फॉर्म में हम खाना खाते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, ओके, एंड हेटेरोट्रॉपिक। मैम ये जो ऑटोट्रॉपिक होता है इसका क्या मतलब है? जो भी ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में खाने के लिए, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। अरे मैम ये तो बहुत ही इजी हो गया मैम। ऑटोट्रॉपिक तो हमारी मम्मी हो गई फिर, क्योंकि वो हमारा खाना और अपना खाना खुद ही बनाती हैं। साथ में हेटेरोट्रॉपिक हम हो गए, क्योंकि हम तो हमेशा मम्मी से कहते हैं मम्मी हमारा खाना बना दो। नहीं, वो नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब है ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो नहीं कि आप मम्मी से बोल रहे हो। मम्मी जो हमारी खाना बनाती हैं वो बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, आप पल्सेस खा रहे हो, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। व्हीट एंड राइस खा रहे हो, ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। अब हम जो खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी ह्यूमंस क्या खाते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ऑटोट्रॉपिक की बात हो रही है, वो अपना खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। समझ में आ रहा है क्या होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? सबसे पहले आप समझो, ऑटोट्रॉपिक खुद का खाना खुद बना रहा है भैया, सेल्फ डिपेंडेंट इंसान है, ठीक है। मेक देयर ओन फूड, ये नहीं किसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये बोलता है मैं स्वाभिमानी हूं, मैं खुद का खाना खुद बनाऊंगा, स्वयं अपना खाना बनाऊंगा, किसी से मुझे भीख नहीं मांगनी। पर ये भिखारियों की तरह प्लीज मुझे दे दो। वो होते हैं ना भाई बहन की, एक बहन है उसने मैगी बनाई और भाई हमेशा ऐसे खड़ा था, प्लीज बहन थोड़ी मैगी दे दे। वैसे ही ये ऑटोट्रॉपिक और वैसे ही वो हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक हमेशा खड़ा है, बहन प्लीज थोड़ा सा, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक क्या करता है? डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। अब आप बोलोगे मैम ऑटोट्रॉपिक लिखना था शायद, यहाँ पे आपने गलती से नहीं भैया गलती से नहीं लिखा है। ऑर्गेनिजम्स मतलब ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स यानी कि है ना वेजिटेबल्स भी खा लेंगे और साथ में वो मीट भी खा सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि चिकन मटन ये सब आप खाते हो, इसीलिए हेटेरोट्रॉप्स क्या करते हैं? दोनों खा सकते हैं। इसलिए मैंने बोला ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें एग्जाम्पल अगर आप समझो तो सारे के सारे ह्यूमन बींग्स इसमें आते हैं। ऑल एनिमल्स। अब आप बोलोगे मैम एनिमल्स ह्यूमन बींग्स, अरे भैया हम भी एनिमल्स ही होते हैं, और ये बात हमसे पहले हमारी मम्मियां जानती थी कि हम भी एनिमल ही हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मेक देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट? कैसे? विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मेक देयर ओन फूड विद हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जैसे कि CO2, जैसे कि H2O, जैसे कि O2, जैसे कि सनलाइट। अगर आपको याद करने में मुश्किल हो बस इतना याद रखना, 2 तो आपको याद ही रहेगा, CO2 O2। कैसे? आप जब रेस्पिरेशन करते हो तो 2 चीजें जरूरी है, CO2 और O2। वैसे ही H2O अब आप याद ही कर लो कि वाटर प्लस सनलाइट। सनलाइट क्या होती है?
जो रेज होती हैं उनकी मदद से ही अल्टीमेटली जो प्लांट्स हैं वो खाना बनाते हैं। इसीलिए ये सारी की सारी चीजें जो हैं इनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन नहीं प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स। फिर आ जाते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल है एल्गे। तीसरा क्या है हमारा, ब्लू ग्रीन एल्गे। ये सारे मिलके अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसीलिए ये आते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में। अब आ जाते हैं हेटेरोट्रॉपिक में, हम समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? अच्छा, डेफिनेशन तो याद हो गई ऑटोट्रॉपिक की, जरा एग्जाम्पल बताओ, चलो बताओ। एल्गे, प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे, है ना। एल्गे याद रखो, दो तो एल्गे से याद हो गए, प्लांट्स तो आपको पता ही है ना। आगे बढ़ जाते हैं, दो टाइप्स के होते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। पहला है कीमोसिंथेसिस, दूसरा है फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है मैम, और ये कीमोसिंथेसिस क्या है? अरे इजी है भैया, इजी है, इजी। कीमोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, यानी सिंथेसिस ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, उनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद तो बना रहे हैं पर विद द हेल्प ऑफ लाइट, फोटोसिंथेसिस। अगर आपको वर्ड कहीं सुनाई पड़े फोटो, तो आप समझ जाओ लाइट की बात हो रही है। तो आप यहां पे लिख लो, इजी, बहुत ही ज्यादा इजी है। इसकी डेफिनेशन याद करने की तो गलती मत कर देना। कीमो मतलब विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ये विद द हेल्प ऑफ लाइट। अपना खाना जो खुद बनाए विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, अपना खाना जो खुद बनाए विद द हेल्प ऑफ लाइट। समझ में आया? आगे इसका एग्जाम्पल समझो। इसका एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या है इसका एग्जाम्पल? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। फिर आ जाते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। अरे भैया इजी, फोटोसिंथेसिस में आ जाते हैं सारे के सारे प्लांट्स। समझ में आ रहा है? ये होते हैं हमारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके मैम, समझ में आ गया। और मैम कोई एग्जाम्पल है? हाँ भैया, एल्गे बताया तो, एल्गे। और कोई एग्जाम्पल? हाँ, एक और एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है, जो लाइट की हेल्प से खाना बनाता है। यहीं पे याद करके जाना है। फोटो से याद रखो, आपको फोटो में क्या क्या, एल्गे है ना, प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स, और साथ में साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। दूसरा केमिकल्स। अगर मान लो आपको याद करने में प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा ऐसे याद रखना, लाइट में इस गर्मी में कौन खड़ा होना चाहिए, कोई सन की ही होगा, तो वैसे याद रखो साइनोबैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में आता है साइनोबैक्टीरिया, पगला था जाकर के लाइट में खड़ा रहता था खाने के लिए। ठीक है। फिर आ जाता है केमिकल्स, केमिकल्स से हेल्प से बनता है, कौन एग्जाम्पल उसका? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। केमिकल है ना, केमिकल से समझो सल्फर है ना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, याद रखने के लिए इजी होगा आपके लिए। आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के टाइप समझ में आ गए, एग्जाम्पल्स याद हो गए होंगे आपको। आगे बढ़ जाते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को समझने की, उनके टाइप्स को समझने के लिए। जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से मैम? एक होता है होलोजोइक, दूसरा होता है सैप्रोफिटिक, तीसरा होता है पैरासिटिक। कौन कौन से? पहले लिखो, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से बोले मैम आपने? पहला आपने बोला होलोजोइक, दूसरा आपने बोला
सैप्रोफिटिक। तीसरा आपने बोला पैरासिटिक। ओके, समझ में आया मैम। आप कहना चाहती हैं 3 टाइप हो गए, पर मैम ये तीनों टाइप बहुत ही खतरनाक खतरनाक नाम है, इनको कैसे याद किया जाए? सबसे पहले याद रखो होलोजोइक। होलोजोइक का क्या मतलब है? हम ह्यूमंस क्या करते हैं? सारा का सारा होल खाना, सारा खाना खा जाते हैं फटाफट। ये भी लाओ, ये भी खा जाएंगे, पिज्जा लाओ, पिज्जा खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, छोले भटूरे भी थोड़े से खा ही लेंगे, डोसा भी खा लेंगे, जितना भी खाना है सब खा सकते हैं, सब कुछ, है ना? अरे इस तरह भी नहीं याद हो रहा तो चलो ये याद रखो कि हम क्या करते हैं, मोटोरॉक्स भी खा लेते हैं, हेटेरोरॉक्स भी खा लेते हैं, मतलब हम सब खा लेते हैं, हमने कुछ छोड़ ही नहीं रखा है। हमें जो मिलता है आजकल तो सब क्रैब्स वैब्स पता नहीं कौन कौन से कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, तो अल्टीमेटली हम ही हैं वो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू। हम ही हैं वो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खाते हैं सॉलिड फॉर्म, राइट? यहां याद रखो एक वर्ड, सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड। यहां पे जो इनका खाना होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, इसमें कौन है एग्जाम्पल? ह्यूमन बीइंग्स। समझ में आया? या फिर एनिमल्स। हम भी एनिमल्स ही हैं मैम, बार बार हम मत कहिए। ठीक है भैया, नहीं कहेंगे। होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड खा रहे हैं, और ह्यूमंस और एनिमल्स इसके एग्जाम्पल हैं। आप सिर्फ ऐसे लिख लो कि सारे के सारे एनिमल्स, राइट? आप ऐसे लिख लो ताकि आपको याद करने में आसान रहेगा। फिर आ जाते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल इसका याद रखो जो कि है अमीबा। अमीबा और एनिमल्स, और इसमें एक और एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ठीक है, ईटीसी। यहां पे एग्जाम्पल लिख लो। अब ये तो समझ में आ गया होलोजोइक। मैम ये सैप्रोफिटिक, पैरासाइटिक, मैम तो डर लग रही है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं या उनके अंदर रहते हैं और उनसे लेते हैं न्यूट्रिशन। समझ रहे हो? उनकी बॉडी से सारे न्यूट्रिशन वो लेते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किस पे डिपेंड करते हैं? होस्ट ऑर्गेनिजम्स पे, और वहां से वो खाना लेते हैं। एग्जाम्पल, बचपन में आपके बालों में जू पड़ती थी, जू है ना? अगर आपके बालों में नहीं पड़ती होगी तो किसी ना किसी के तो बालों में पड़ती होगी, राइट? तो वो जो जू होती है वो एग्जाम्पल है हमारा इसका पैरासाइटिक का। ओके, लिख लो भैया, पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिजम्स जो डिपेंड, या फिर आप कह सकते हो लिव्स ऑन या इनसाइड होस्ट फॉर फूड। खाने के लिए या फिर ये लिव करते हैं किसी के होस्ट के ऊपर, है ना, या फिर इनसाइड होस्ट के अंदर, ताकि वो अपना खाना बना सकें या फिर खा सकें। इसके एग्जाम्पल्स याद रखो, लीच, टिक्स, और लास्ट एग्जाम्पल इसका याद रखो, कौन सा एग्जाम्पल था पैरासाइटिक का? हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कैसे भूल सकते हैं हम, कसकटा, एटीसी। ये जो कसकटा है ये मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बोला, इनफैक्ट मैंने गैप भी थोड़ा इसीलिए लिया था ताकि आप याद, कभी कभी होता है ना छोटे से इंसिडेंट से आपको याद रहता है। चलो ठीक है, कसकटा याद रखते हैं। कसकटा का वो एक अकेला प्लांट है जो कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। कसकटा एक अकेला प्लांट है जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, इसलिए ये बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीच और टिक्स तो आपको याद ही हो जाएगा, फिलहाल आप कसकटा याद रखो। इसमें आपको अमीबा, पैरामीशियम और एनिमल्स याद रखो, ये आप चिंता मत करो, इसको तो हम आपको और अच्छे से समझाएंगे तो आपको ये याद ही हो जाएगा। पैरासाइट में आप याद रखो जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर न्यूट्रिशन, उसके ऊपर या उसके इनसाइड रहते हैं ताकि वहां से वो न्यूट्रिशन लेते रहें। एग्जाम्पल लीच, टिक्स,
कसकटा, राइट। सैप्रोफिटिक के एग्जाम्पल्स, और पहले समझते हैं सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है। ये ऑर्गेनिजम्स डेड और डीके, जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये उन पे डिपेंड है। सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो पड़ा होता है हमारा डेड एंड डिकेइंग मैटर, उस पर अपना केमिकल चार्ज डाल देते हैं और उसी केमिकल को बाहर ही डाइजेस्ट, केमिकल डाल के उस ऑर्गेनिज्म को बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर उससे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। समझ में आया। सैप्रोफाइटिक ये डिपेंड किस पे करते हैं, ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। एग्जाम्पल याद रखो, फंजाई एंड मशरूम। समझ में आया। मैम ये वही मशरूम है ना जो हम लोग, हाँ भैया ये वही मशरूम है, अब मत खाना, ये वो वही है, डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ ही गई होंगी, चिंता मत करो, बीच बीच में टेस्ट वेस्ट लेते रहेंगे हम। ठीक है, चलो आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस। टेस्ट की बात कर ही दी है तो मैम फोटोसिंथेसिस पढ़ाने से पहले आप ये बताइए, सोच के अपने दिमाग में सोचिए, खुद को ये आंसर दीजिए, ये जो फोटोसिंथेसिस होती है किसके प्रेजेंस में होती है, लाइट प्लस ये कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, सोचिए आंसर दीजिए, खुद को ही आंसर दे दीजिए भैया। हाँ ये है CO2, H2O, O2, सनलाइट, वही सारे, राइट। फोटोसिंथेसिस सीखने से पहले आप सीखो इसकी रिएक्शन। क्या क्या है, समझ में आया। ये है हमारी कंप्लीट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। समझ में आया। आगे बढ़ जाते हैं, समझते हैं पहले इस रिएक्शन को। पहली बात तो ये रिएक्शन आपको कंप्लीटली याद होनी चाहिए, है ना। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है मैम, फोटोसिंथेसिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पूछता है और आपके में डिटेल में दिया है, इसलिए हमें पढ़ना भी बहुत जरूरी है। फोटोसिंथेसिस तो हमने सीख लिया, विद द हेल्प ऑफ लाइट, जो ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को सिंथेसाइज करें विद द हेल्प ऑफ लाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं। अभी फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल समझो क्या क्या है। रॉ मटेरियल यानी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो जरूरी हैं ताकि आप कर सको फोटोसिंथेसिस, वो हैं CO2, H2O, O2 एंड सन लाइट। हाँ मैम ये तो आपने पहले ही बता दिया है, समझ में आया। ये वही इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कि यहाँ पे रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहा है। ओके, ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है इसमें क्या क्या बना है, पहले तो आप ये देखो, ये बना हमारा ग्लूकोज, इससे मिलेगी हमको एनर्जी। ये क्या बना, ये बना ऑक्सीजन। आपको याद है ना रेस्पिरेशन में जब प्लांट्स लेते हैं CO2 और रिलीज करते हैं O2, क्यों, ताकि हम ले सके, है ना। वैसे ही यहाँ पे रिलीज क्या हो रहा है, O2 प्लस वाटर, ये होता है उसका बाई प्रोडक्ट आप कह सकते हो। ठीक है, याद रखना मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज, बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज होगी और वाटर रिलीज हो जाएगा। आगे आ जाते हैं कि मैम समझ में तो आ गया, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी याद हो गई, फिर से याद कर लो, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। रिएक्शन याद रखो, 6CO2
plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives out C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। समझ में आया? अब आगे बढ़ जाते हैं। ये रिएक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद होनी चाहिए। अगर फोटोसिंथेसिस का नाम दिया जाए आपके चैप्टर में तो ये रिएक्शन जरूर लिख करके आना। आपके एग्जाम में अगर इसका नाम भी आता है तो ये रिएक्शन जरूर 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 से लिखना। फिर रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल के बाद क्या आता है? रॉ मटेरियल हमारे ये सारे हो गए। अब हमें समझना है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सा है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस समझो, ये होता है बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में। रिवाइज करो, क्लोरोप्लास्ट कहां पढ़ा था? सेल पढ़ा है आपने? सेल में आपने पढ़े थे, याद करो, पिगमेंट्स, राइट। उन्हीं पिगमेंट्स में था हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली वो सारे के सारे जिसमें जितने भी प्लांट्स हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है ये बेसिकली उसमें होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। पढ़ा था आपने अगर आप याद कर पाओ तो। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी लीफ है। ओके, हम थोड़ा इसको रब कर देते हैं, ब्लैक बहुत बेसी हो गया है। ये सारा आप मिटा दे रहे हैं, आप समझना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रही हमारी लीफ, प्यारी सी लीफ, और ये रहा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये एक पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर का है। ग्रीन पिगमेंट फिल्ड किससे है? विद द क्लोरोफिल। समझ में आया? ये ऐसे याद रखना, ये मतलब एक रफ डायग्राम आप समझ लो है। ये ग्रीन पिगमेंट है ना, ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन पिगमेंट। मान लो आप कॉइन को समझ लो पिगमेंट। ये पिगमेंट है जो कि फिल्ड है विद क्लोरोफिल। समझना, हमेशा आप डेफिनेशन याद रखो। अगर आपसे पूछ ले कोई व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, दिस इज अ ग्रीन पिगमेंट फिल्ड विद क्लोरोफिल। यही लिख करके आपको चले आना है। आगे बढ़ जाते हैं। क्लोरोफिल के बाद अब हमें समझना है साइट ऑफ, तो समझ गए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो आपको समझ में आ गया। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, फिल्ड विद क्लोरोफिल होता है। अब हमें समझना है इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हो रहे हैं। सबसे पहला इवेंट, सबसे पहले पेड़ क्या करेगा? सनलाइट को बुलाएगा। सनलाइट प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, प्लीज। आज भगवान सूरज क्यों नहीं होगा, हमें सनलाइट की जरूरत है, हमें फूड बनाना है। एग्जैक्टली ऐसे ही सन की जो लाइट है, सनलाइट को बुलाना, अपने पास बुलाना। प्लांट्स क्या करते हैं? बुलाना, उनको जो सनलाइट है उसको अपने पास बुलाते हैं। दूसरा इवेंट क्या है? अब इस जो सनलाइट है, या फिर सनलाइट ही इसको बोलो, जो लाइट एनर्जी है इसको कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, और इससे ये तोड़ेंगे वाटर को इनटू H2 एंड O। समझ में आया? ये वाटर को ब्रेक करेंगे और फिर उसके बाद यहां पे ब्रेक करेंगे वाटर को इनटू H2 एंड O। समझ में आया? आगे क्या होगा? थर्ड ये होगा कि इसके बाद रिडक्शन होगा CO2 का इनटू कार्बोहाइड्रेट। लास्ट स्टेप क्या होगा? रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स मैडम। अरे भैया, जो रिएक्शन पड़ी थी उसमें जो ग्लूकोज है वही तो है कार्बोहाइड्रेट। इजी, समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले सनलाइट को बुलाना, आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, मैं खाना बनाना है, प्लीज आ जाओ। जैसे आप क्या कहते हो, फॉर एग्जाम्पल लाइट है,
लाइट, इंडक्शन पे आप खाना बना रहे हो तो आप लाइट से क्या बोलोगे, प्लीज लाइट आ जाओ हमें खाना बनाना है प्लीज। वैसे ही पेड़ बोलता है प्लीज लाइट आ जाओ हमें खाना बनाना है प्लीज। समझ में आया? फिर लाइट को बुलाया, उसके बाद क्या किया, हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स कट करते हैं और ये कट करता है वाटर को। बताओ वाटर कौन कट करता है, पर ये करता है। वाटर मॉलिक्यूल को कट कर दिया 2 पार्ट में, H2NO। फिर उसके बाद लास्ट चीज क्या करने वाला है, ये करने वाला है CO2 को रिड्यूस करेगा और बना देगा कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारा मेन फूड होने वाला है, राइट। कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है वही तो हमारा मेन प्रोडक्ट है इस फोटोसिंथेसिस का। आई होप आपको इवेंट्स अच्छे से समझ में आ गए। द इजीएस्ट वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है। एक चीज और याद रखो, जो प्लांट्स होते हैं, ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ये इस फॉर्म में ग्लूकोज लेते हैं, ये ग्लूकोज लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स टेक ग्लूकोज किस फॉर्म में, स्टार्च। और एनिमल्स क्या करते हैं इसको, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। स्टार्च, ग्लाइकोजन। समझ में आया? स्टार्च प्लांट्स, ग्लाइकोजन एनिमल्स। याद होना चाहिए, सब कुछ याद हो जाना चाहिए। प्लांट किस फॉर्म में लेते हैं, स्टार्च। प्लांट्स स्टार्च, एनिमल्स ग्लाइकोजन। प्लांट स्टार्च, एनिमल्स ग्लाइकोजन। प्लांट स्टार्च, एनिमल ग्लाइकोजन। आई होप आपको पूरा याद हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, समझते हैं व्हाट इज दिस स्टोमेटा। यानी कि हमने समझा कि ये जो हो रहा है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ओके, पर मैम ये क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होता है और ये स्टोमेटा क्या बोल दिया आपने। सबसे पहले ये फोटोसिंथेसिस हटाओ, एक डायग्राम देखो। ये डायग्राम है हमारी स्टोमेटा का, प्यारी सी स्टोमेटा। अरे भैया प्यार से बन जाओ ना, स्टोमेटा क्या हो गया। ये रही हमारी प्यारी सी छोटी सी नहीं, काफी बड़ी सी हो गई स्टोमेटा। ये स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है लीव्स के ऊपर। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है हमारी लीव्स के ऊपर। कहां प्रेजेंट होती है, ये रही हमारी लीफ और ये रहा छोटा सा उसका हिस्सा जो कि हम लोग कर देंगे जूम जूम जूम। ठीक है, इसको जूम कर दिया हमने। अब क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होता है, ये यहां पे प्रेजेंट होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन पिगमेंट जिसमें प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल, याद है। अब ये क्या है मैम, ये जो ऐसे से बीन्स जैसे 2 स्ट्रक्चर है, ये है गार्ड सेल्स। स्टोमेटा के पास गार्ड सेल्स होती हैं। ये गार्ड सेल्स ओपन हो जाती हैं अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है या फिर रिमूवल ऑफ वाटर करना है, पर ये क्लोज हो जाती हैं अगर इनको एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करना है या फिर रिमूवल ऑफ वाटर नहीं करना है। अगर एक्सेस वाटर लॉस है तो ये क्लोज हो जाएंगी, है ना। इनको जरूरत नहीं है वाटर लॉस की तो ये क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें याद क्या रखना है, पोर्स हो गए, समझ में आ गया। क्लोरोप्लास्ट यहां पे लिख लो, क्लोरोप्लास्ट। यही है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपको याद रखना है। ये होती है पोर्स ऑन द लीव्स, क्या है, स्टोमेटा। ये होते हैं पोर्स ऑन द लीव सरफेस पे होते हैं। इनके 2 काम है बेसिकली। पहला काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। काम क्या क्या है, पहला है एक्सचेंज, और दूसरा काम होता है कि जब वाटर एक्सेस में हो जाता है तो लीव्स की टिप पे आ जाता है और वो निकल जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। दूसरा काम है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। समझ में आया। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा पोर्स हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं, लीफ की सरफेस पे। गार्ड सेल्स होते हैं, ये हैं हमारे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ये गार्ड करते हैं
कब इसको क्लोज होना है, कब ओपन होना है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है तो ये ओपन हो जाते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसका काम क्या क्या है, कहां पे प्रेजेंट होते हैं तो समझ गए काम क्या क्या है। पहला काम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा वाटर का एक्सेस में होगा तो ट्रांसपिरेशन हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, ये तो समझ में आ गया मैम, पर जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, वो तो थोड़े डिफरेंट होते हैं। हाँ जी, वही पढ़ना है अब हमें। डेजर्ट प्लांट को समझो। डेजर्ट प्लांट क्या होता है, दिन में बहुत ज्यादा धूप होती है डेजर्ट्स में, और ज्यादा धूप होने की वजह से ही अगर आप पोर्स को खुला रखोगे, स्टोमेटल पोर्स को खुला रखोगे, बहुत स्मार्ट होते हैं वैसे वो, स्टोमेटल पोर्स को अगर खुला रखोगे तो क्या होगा, वाटर एक्सेस में लॉस हो जाएगा और प्लांट की जो अपनी मॉइस्चर है वो खो देगा और प्लांट सूख जाएगा। इसीलिए प्लांट बहुत स्मार्टली एक ट्रिक खेलते हैं। वो क्या करते हैं, वो रात में खुलते हैं और CO2 को अंदर ले लेते हैं, और दिन में जब उनको वाटर लॉस का डर रहता है तो वो क्लोज हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, और साथ में सनलाइट के आते ही वो अंदर ही अंदर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया? या आप कुछ ऐसे समझो कि चोर आते हैं तो हम डर जाते हैं, मतलब उनके लिए चोर कौन है, लाइट। अब वो चोर क्या करेगा, इनका सारा पानी चुरा के लेके चला जाएगा, इसलिए डर जाते हैं और ये बंद कर लेते हैं, चोर के आने के टाइम अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और ये खाना अंदर ही अंदर चुपके चुपके बना लेते हैं ताकि चोर को नहीं पता चले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो CO2 है, दे टेक इन CO2 इन नाइट, ये रात में ही CO2 ले लेते हैं। दूसरा, क्लोज द पोर्स इन डे टाइम, ये अपना दिन में बंद रखते हैं पोर्स। लास्ट में क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं ये इन डे व्हेन लाइट कम्स। इससे इनका वाटर लॉस भी नहीं होता है ना। देख रहे हो कितने शाणे हैं, बिल्कुल इसे शाणापन कर करके एकदम इन्होंने अपना फोटोसिंथेसिस ही कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ हम सीख चुके हैं फोटोसिंथेसिस, और आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीजें सीखेंगे न्यूट्रिशन में ही, जैसे कि क्या होता है न्यूट्रिशन, कैसे लेते हैं, अमीबा में कैसे होता है, पैरामीशियम में कैसे होता है, ह्यूमंस में कैसे होता है। आगे बहुत सारी चीजें हमें सीखना है, पर आप जितना पेशेंटली सीखोगे ना, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। फिलहाल के लिए बस थैंक यू, एंड ये लेक्चर यही खत्म करते हुए हैव अ नाइस डे।